हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आप सभी के लिए अब थोड़ा सा रिलैक्स है कि भाई अभी तक आप लोग बोल रहे थे कि मैम क्लास 9 का सिलेबस नहीं करा रही हैं आप, कोर्स बी का कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या करेंगे। देखिए, अब हम क्लास 9 कोर्स बी का सिलेबस शुरू कर चुके हैं। अभी तक आपको एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने अपनी क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की स्पर्श भाग 1 के प्रथम अध्याय दुख का अधिकार को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया, आपको बता दिया। ठीक है ना, सब कुछ कर दिया है मैंने। अब मैं आपको फिर से मैं बता रही हूँ, खास तौर से क्लास 9th कोर्स बी के स्टूडेंट समझें इस चीज को कि जो आपकी बुक है वो 2 बुक्स हैं। ठीक है, पहला स्पर्श भाग 1, दूसरा संचयन भाग 1। स्पर्श भाग 1 जो बुक है इसमें 10 अध्याय आपको दिए गए हैं। इन 10 अध्यायों में को 2 खंडों में विभक्त किया गया है, गद्य खंड और काव्य खंड। 5 अध्याय आपके गद्य खंड में है और 5 अध्याय आपके काव्य खंड में। ज्यादा चैप्टर नहीं है। तो इन चैप्टर्स को मैं सबसे पहले मैंने आपकी यही मेन पुस्तक ली है ताकि आपको सारी चीजें मैं सिलसिलेवार तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, अब चूंकि हमने शुरू तो कर दिया, मैंने आपको पहले बताया कि गद्य खंड में 5 अध्याय हैं। तो इन चैप्टर्स, भाई बुक में तो चैप्टर लंबे लंबे हैं, मैं आपको इन्हें शॉर्ट करके समझा रही हूँ। तो जो पहला हमने चैप्टर समझा वो था दुख का अधिकार। उस चैप्टर को लिखा किसने है? यशपाल जी ने। इस चैप्टर के माध्यम से यशपाल जी ने जो वर्ग व्यवस्था है, वर्ग में जो डिफरेंसेस हैं हमारे यहाँ, जैसे गरीब वर्ग अमीर वर्ग में जो डिफरेंसेस हैं उसको बताया है। उसके साथ ही साथ अमीरी गरीबी पर कटाक्ष किया, अंधविश्वास पे चीज़ें बताई। तो इस पूरे पार्ट में उन्होंने कई चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है और इस अमीरी गरीबी के कारण दुख मनाने का अधिकार भी लोगों को अलग अलग तरीके से होता है, ये भी समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें उन्होंने समझाई इस पार्ट में और मैंने आपको पूरा डिटेल में सारी चीजें समझाई भी हैं। अब बात आती है इनके क्वेश्चंस करने की। लेकिन एक चीज मैं सही बताऊं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप चैप्टर अच्छे से समझ गए और ये क्वेश्चंस कर लो तो लिटरली आप समझ लो आधी जंग जीत लेते हो। वैसे तो मैं आपको और भी बहुत कुछ कराऊंगी। इसमें आप देखेंगे कि जो मौखिक प्रश्न दिए गए हैं वो आपके अति लघु प्रश्न हैं। उसके बाद जो लिखित आते हैं 25 से 30 शब्द, वो लघु उत्तरीय हैं। फिर उसके बाद 50 से 60 जो आते हैं वो दीर्घ उत्तरीय हैं। तो मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, हर एक वैरायटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो मैं आज सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, ये क्वेश्चंस हैं कहाँ? दुख का अधिकार जो आपका अध्याय दिया गया है उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, भाषा अध्ययन है, कई तरीके से चीजें दी गई। तो मैं आपको पूरा सब कुछ कराऊंगी, ध्यान से इनको देखते हुए चलिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्लास 9th हिंदी कोर्स बी है आपकी बुक, हम ले रहे हैं स्पर्श भाग 1, गद्य खंड का पहला अध्याय है दुख का अधिकार। ये अध्याय एक कहानी है जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है यशपाल जी ने। ठीक है, जिसका आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि हमारी जो एनसीईआरटी बुक स्पर्श है उसमें चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स मैं आज आपको कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है मौखिक प्रश्न के रूप में आया। आपकी बुक में भी वो क्या लिखा हुआ है? मौखिक करके लिखा। मौखिक मतलब होता है ओरली आपको आंसर देना है। अब चूंकि मैं यहाँ पे आपको ओरली नहीं दूंगी, मैं आपको रिटर्न ही दूंगी, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अलग वे में समझो। ये वेरी शॉर्ट आंसर है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो 1-2 पंक्ति का मतलब क्या हो गया? 10 से लेकर 15 शब्दों के अंदर आपको देने हैं। ठीक है, क्या है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको सबसे पहले जज किस बेसिस पे करते हैं? उसकी पोशाक, उसकी जो उसने जो कपड़े पहने हैं उसके हिसाब से। तो उसके पता चलता है कि वो किस वर्ग से ताल्लुक लगता है। अगर उसके कपड़े अच्छे हैं तो वो उच्च वर्ग से है, अगर नहीं है तो भाई वो मध्यम वर्ग से है, बहुत खराब है तो निम्न वर्ग से। एक तरीके से ये पता चलता है कि भाई उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके पास पैसा कैसा है, उसी हिसाब से उसने कपड़े पहन रखे, है ना।
देखिए क्या है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। हम उसके कपड़े देखकर ये बता सकते हैं कि भाई वो इंसान किस कम्युनिटी से मतलब वो करता है। कम्युनिटी का मतलब हो गया मतलब किस वर्ग से, बहुत पैसा है, ठीक ठीक पैसा है या बिल्कुल कम पैसा है। इस तरीके से हम उसकी पोशाक को देखकर पता कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्यों? क्योंकि उसका बेटा मर गया था और वो अभी सूतक के दिनों में चल रही थी। हमने आपको बताया था चैप्टर एक्सप्लेन करते समय भी, जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो 13 दिन तक सूतक चलता है। उस सूतक के दौरान उस घर का व्यक्ति, जिसके घर में कोई मरा है, वो किसी के यहाँ नहीं जा सकता। उस व्यक्ति के यहाँ जाकर कोई कुछ खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसका दिया भी कोई कुछ नहीं खाएगा। तो वो सूतक का टाइम पीरियड होता है, इसीलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे के मरे हुए एक ही दिन हुआ था। वह बिना तेरहवीं किए सूतक में फल बेचने आई थी। मतलब उसका तेरहवीं कब होती है? मरने के 13 दिन बाद होती है। ठीक है, अब थोड़ा कुछ ऐसा होने लगा कि 3 दिन बाद भी पूजा पाठ करके ये चीज काम खत्म कर दी जाती है। तो वो 13वीं भी नहीं हुई थी और वो सूतक टाइम पीरियड में फल बेचने आ गई थी। अब कोई उससे फल खरीदता तो क्या होता, ये बुरा माना जाता। इसीलिए लोग सूतक मानकर अपवित्र होने के भय से उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। सूतक में उससे खरीदते तो भाई वो अपवित्र हो जाते, इसलिए वो लोग उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। प्रश्न संख्या 3 है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? लेखक का मन भी बहुत ही ज्यादा द्रवित हो उठा, क्योंकि वो औरत जो है लिए खरबूजे बैठी थी फुटपाथ पर बेचने के लिए, लेकिन वो कपड़े से मुंह ढकी हुई थी, पैरों के बीच मुंह करके बस रोए जा रही थी। तो हमारे लेखक भी बहुत ही ज़्यादा जो है उनको भी दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, और साथ ही साथ लेखक जानना चाहते थे कि आखिर ये स्त्री इतना ज़्यादा पीड़ा में क्यों है और वो क्यों रो रही है। उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी। व्यथा मतलब तकलीफ उठी। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन उठा। आखिर भाई ये स्त्री यहाँ फुटपाथ पर बैठकर इतना क्यों रो रही है? अगर इसको दुख तकलीफ है तो घर जाए। तो लेखक जानना चाहते थे कि आखिर वो इतना रो क्यों रही है, क्या कारण है। प्रश्न संख्या 4 है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री का जो लड़का था भगवाना, वो जो है 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करता था। कछियारी मतलब कि फल सब्जी उगाने का काम करता था। तो एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठा और जो है वो फल खरबूजे तोड़ने के लिए गया। तो वहां पर मेड़ पर एक सांप जो है वो आराम कर रहा था और उस लड़के भगवाना का पैर उस सांप पर पड़ गया और उस सांप ने उसको काट लिया, जिससे भगवाना की मृत्यु हो गई। देखिए क्या है, उस स्त्री का लड़का मुंह अंधेरे जब खेत में पके खरबूजे तोड़ रहा था, तभी मेड़ की नमी में छिपे सांप पर उसका पैर पड़ गया। ठीक है, मेड़ होती है ना, दो खेतों को बीच से अलग करने वाले, वहां पर नमी थी और वहां पर वो आराम कर रहा था। उस पर उसका पैर पड़ गया, सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब आप बोलोगे कि मैम सांप नमी में क्यों? अब देखिए, खरबूजे हम लोग कब खाते हैं? हम लोग खरबूजे कब खाते हैं? गर्मियों में खाते हैं। गर्मियों में दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब सांप क्या है, वो अब ये सांप बिच्छू भी, इनको भी ठंडक थोड़ा चाहिए। वैसे तो वो गर्म खून के प्राणी हैं, तो उनको हमेशा गर्मी चाहिए होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं चाहिए। तो दिन तो अच्छा खासा गर्म होता है, लेकिन जब उन्हें ठंडक चाहिए होती है तो वो किसी ठंडी जगह आकर बैठ जाते हैं। वही हुआ, अर्ली मॉर्निंग ठंडा था, नमी की जगह थी, तो सांप वहाँ आकर बैठ गया था रेस्ट करने के लिए। देखिए, जो चीज़ें होती है ना, आप पहले याद, हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो कहानी पढ़ रहे हैं उससे भी आप एटमॉस्फेयर का ध्यान रखिए, जिसमें सिंपल एक चीज़ दी गई है, खरबूजे। मौसम का तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं पर, लेकिन आप इससे कैसे रिलेट करोगे? खरबूजा हम लोग कब खाते हैं? खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, मोस्टली ये कब खाया जाता है? समर्स में खाते हैं हम लोग, है ना, गर्मियों में खाते हैं। तो ये आपको समझ में आया ना कि वो कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम था।
तो चीजों को ऐसे रिलेट करते हैं, ऐसे रिलेट करते हुए चलिए। प्रश्न संख्या 5 है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं दे रहा था? अब देखिए, वो बूढ़ी स्त्री के घर में उसका बेटा मर गया, उसकी झाड़ फूक के लिए जो ओझा आया वो घर का सारा अनाज उसने दे दिया। अब उसके बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उसके पास जो गहने थे वो उसे बेचने पड़ गए। अब घर में खाने को एक अनाज नहीं, बच्चे रो रहे हैं, बहू बुखार में तड़प रही है, उसके लिए दवा लानी है, बच्चों के लिए खाना लाना है, अब कुछ नहीं। अब उसे कोई उधार देने को भी तैयार नहीं कि भाई उसे कोई पैसा दे दे। क्यों? इसका रीजन ये था कि भाई अगर पैसा दे दिया जाएगा, मान लो अगर ये स्त्री नहीं चुका पाती तो कौन चुकाएगा? भाई घर में जो एक काम करने वाला लड़का था वो तो मर गया, अगर हम उधार दे देंगे तो उसको तो पैसे वापस कैसे करेगी? इसके यहाँ तो कोई काम करने वाला नहीं है, इसलिए कोई उसको उधार पैसे देने को भी तैयार नहीं था। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु के पश्चात उसे कोई भी उधार नहीं देता, क्योंकि उन्हें पैसे वापस ना मिलने की आशंका थी। उन्हें ये लग रहा था कि भाई अगर हम दे देंगे तो हमारे पैसे वापस कैसे आएंगे, तो इसके घर में कोई काम ही नहीं करेगा, पैसे नहीं आएंगे तो हमारे पैसे फंस जाएंगे, इसलिए उनको कोई पैसे दे ही नहीं रहा था। अब हम आ गए अपने लिखित प्रश्न। अभी तक तो मौखिक प्रश्न थे, मौखिक प्रश्न आपके जो है ना, आप ये समझिए आपको ओरली आंसर देने थे, लेकिन मैंने इसे रिटन में कराया क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लिखित, यानी कि जिन्हें आपको रिटन में देना है। क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देखिए। अब मैं आपको बता दूं कि अब आप 9th क्लास में आ गए हो, नेक्स्ट ईयर आप 10th में होंगे, तो यहाँ पर अब आपका जो क्लास 10th आएगा ना, आपको वहाँ हर सारी चीज़ें वर्ड लिमिट के अंदर करनी है, यानी कि आपको पर्टिकुलर आंसर के लिए इतने वर्ड लिखने हैं। अब आपके ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आपके क्या कहते हैं, ये स्पर्श बुक से जो भी क्वेश्चन आपके जो सीबीएसई ने पैटर्न आपको दिया है करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन पेपर भी बनेंगे। उन एग्जामिनेशन पेपर में आपसे जो स्पर्श बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्णनात्मक, क्योंकि इनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे और वर्णनात्मक भी आएंगे, तो वर्णनात्मक प्रश्न जितने पूछे जाएंगे वो आपके 25 से 30 शब्दों में ही आपको उत्तर देने हैं। और याद रखिए, अपने आप को अभी से वर्ड लिमिट के अंदर बांधना शुरू करिए, क्योंकि बोर्ड में ये चीज़ मैंडेटरी हो जाती है कि जितना वर्ड लिमिट बोला गया है आपको उतने ही वर्ड लिमिट में आंसर देने हैं। ये बात चीज़ है, तो अब ये ध्यान रखिए कि इसका आंसर आपको सिर्फ 25 से 30 शब्दों में ही देना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसे हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक हमारे व्यक्तित्व को नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति को भी बताती है। आर्थिक स्थिति पहले बताती है, हमारे व्यक्तित्व की झलक हमारी बाद में मिलती है, हमेशा ये ध्यान रखना। कि कहते हैं ना, पोशाक जो है हमको प्रेजेंट करती है, हम किस दर्जे से बिलोंग करते हैं, कैसे कहां से आते हैं। मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है, क्योंकि पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। कहने का मतलब है, हमने बताया ना, हमारी जो पोशाक है वो बताती है कि हम किस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, हम किस कम्युनिटी से आते हैं, हमारा कितना होल्ड है इस कम्युनिटी का, ये चीज़ होती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो हम क्या होंगे, हम मध्यम वर्ग में आएंगे। मध्यम वर्ग का मतलब क्या है कि हमारे पास ठीक ठीक पैसा है। ठीक है, पहली चीज़ तो उसने हमारा दर्जा डिसाइड कर दिया कि हम मध्यम वर्ग के हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वो डिसाइड कर देगा कि हमारे पास ठीक ठीक पैसा है। ठीक, फिर उसके बाद ये देखेगा कि अगर ये मध्यम वर्ग के हैं तो उस मध्यम वर्ग में भी होता है लोअर, मीडियम और अपर, ये 3 चीजें होती हैं। तीनों में, निम्न वर्ग में भी इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, मध्यम वर्ग को भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है और उच्च वर्ग को भी 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। अब अगर हम मध्यम वर्ग में हैं तो मध्यम वर्ग भी आपकी 3 कैटेगरी में आता है, जिसे हम लोअर मिडिल क्लास, मीडियम मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने ये नाम तो सुने होंगे, जिसे निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास कपड़े ऐसे हैं कि मैंने पहने हुए हैं, तो वो मेरा दर्जा डिसाइड कर देगा कि मैं इस कम्युनिटी में भी किस पोजीशन पे आती हूँ और मेरा क्या अधिकार है, मैं कितना होल्ड रखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है और कई खुले दरवाजों को भी बंद कर देती है। हमारी पोशाक
अब ये डिसाइड करती है। अब मान लीजिए, अभी ऐसे चलिए, आप एक एकदम घर में जैसे आप रहते हो ना, लोअर पहन लिया, ऐसी टी शर्ट पहन ली, बिखरे से बाल हैं, चले जाओ 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल के बाहर खड़े हो जाओ, दरबान तुम्हें अंदर एंटर नहीं करने देगा। अब फिर तुम थोड़ी देर बाद बढ़िया अच्छे से ड्रेसअप होके आओ, दरबान तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा, जाइए सर अंदर जाइए। तो ये चीज बताता है कि आपकी पोशाक जहां आपके लिए बहुत सारी जगह आपकी एंट्री के लिए आपकी चीजों को आसान कर देता है, वहीं पर आपकी पोशाक आपको कहीं बहुत जगह जाने का बाउंडेशन भी लगा देता है। अब जैसे सिंपल की बात है, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आप आते हो तो आपको अंदर आने दिया जाएगा। आप अगर ऐसे ड्रेस में आ जाओगे तो अंदर कोई आपको, उसका गार्ड नहीं आने देगा आपको अंदर, आपको तुरंत रोकेगा, भैया तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है ना। तो ये चीज तो बेसिक हमारे स्कूल से ही शुरू हो जाती है। बाकी कम्युनिटी में भी इसका अपना अपना एक दायरा है। दूसरा प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हम किसी के दुख को बांटने की कोशिश करते हैं तब ये पोशाक, और खास तरह से वो अगर हमसे निम्न वर्ग, हमसे नीचे वर्ग का आता है, तो वो हमारे दुख को, उस व्यक्ति के दुख को बांटने के लिए वहां पर वो अड़चन और बंधन बन जाती, जैसा हमारा लेखक के साथ हुआ। अब लेखक उस बूढ़ी स्त्री के दुख को जानना चाहता था जो कि फुटपाथ पे बैठे रो रही थी, लेकिन उनकी पोशाक जो है, जो कि उच्च मध्यम वर्ग की थी, वो उन्हें उस स्त्री के पास जाकर बैठकर उसके दुख जानने की परमिशन नहीं दे रही थी। तो जब हम ऐसी जगहों पर आते हैं तो वहां पर ये पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। देखो ऐसे समझना, आप लोगों ने फिल्म स्टार्स देखे हैं, ठीक है। अब फिल्म स्टार कोई अगर किसी गरीब का या किसी रिक्शे वाले का या किसी का भी एक्टिंग करना चाहता है तो वो उसके जैसा रहने लगता है, उनके बीच जाने की कोशिश करता है, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे फिल्म में उसी कम्युनिटी को एक्ट करना है ना। सिंपल सी एक चीज होती है। आपने इसमें शाहरुख खान को भी देखा, ऋतिक रोशन को भी देखा, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने उन निम्न दर्जों के लोगों को समझने के लिए उस कैटेगरी में जाकर उनके जैसे रहकर देखा। तो यहाँ पर अक्सर ये होता है कि हमें उनके जैसा बनना पड़ता है, हम उनके जैसी पोशाक पहननी पड़ती है, तब हम उनको समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम सूट बूट पहनकर ये बोले कि एक भिखारी के तकलीफ को जान ले, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा जो पोशाक है वो हमें नीचे झुककर उस व्यक्ति के बारे में जानने का मौका नहीं देगी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? क्या कारण क्यों नहीं? क्योंकि भाई उनकी पोशाक ने उन्हें झुककर उस स्त्री से उसके दुख को पूछने से रोक दिया। वो चाहते थे तो कि भाई, उनका मन भी था कि जाने कि भाई ये स्त्री क्यों रो रही है, लेकिन उनकी पोशाक उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी, उन्हें झुकने से रोक रही थी। लेखक ने देखा फुटपाथ पर जहां अधेड़ यानी कि ढलती हुई उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी, उसके समीप बैठने में लेखक की पोशाक व्यवधान डाल रही थी। उन्होंने जो अच्छे कपड़े पहने हुए थे वो उन्हें वहां बैठने नहीं दे रही थी। उन्हें संकोच हो रहा था कि लोग क्या कहेंगे अगर हम ये अच्छे कपड़े पहन के उस स्त्री के बगल में बैठ जाएं और पूछें भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आसपास के लोग कहेंगे अरे ये आदमी पागल है, इतने अच्छे कपड़े भिखारी के साथ बैठ गया जाके, ऐसे के साथ बैठ गया जाके। तो उन्हें इस चीज की दिक्कत हो रही थी, इसीलिए लेखक उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया कि भाई क्या रीजन है। वो बिल्कुल जान नहीं पाया। प्रश्न संख्या 4 है, क्या दिया गया है? भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए। अब क्या था? भगवाना यानी कि उस बूढ़ी स्त्री का बेटा उस घर का एक इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। अब वही कमाता था तो वो कैसे करता था? उसके पास शहर में 1.5 बीघा जमीन थी, वो वहां पर कछियारी करता था। कछियारी का मतलब क्या होता है? सब्जी फल वगैरह उगाना। वो उगाता था और उगाने के बाद वहां से उन सब्जी फल को काटता और मार्केट में ले जाकर बेचता था। उससे वो पैसा कमाता और उसी से उसके घर का भरण पोषण होता, बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, वो सभी चीजें।
तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह कर। कछियारी का मतलब बता दिया ना, कछियारी का मतलब होता है फल सब्जी उगाना। वह अपनी जमीन पर हरी सब्जियां एवं खरबूजे जैसे फल उगाया करता था और उन्हें बेचता था। उनके बेचने से जो पैसा आता उसी से वो अपने घर का पालन पोषण करता था और उनका घर चलता था। प्रश्न संख्या 5 है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? अब भाई भगवाना को तो सांप ने काट लिया, वो मर गया। अब मरने के से बचाने के लिए भाई सांप काटा, तो सांप काटने के बाद वो ओझा को बुला लाई, झाड़ फूक करवाने लगी। तो अब ओझा ऐसे तो करेगा नहीं, उसको कुछ चाहिए, तो उसके पास कुछ नहीं था, तो घर में जितना अनाज दाल चावल आटा जितना पड़ा था वो सारा उठाकर उसने ओझा को दे दिया। झाड़ फूक कराया मगर बच्चा नहीं बचा, वो तो मर गया। अब मरने के बाद भी क्रियाकर्म करना पड़ता है, उस क्रियाकर्म के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना भाई। कफन लाना है, अर्थी सजानी है, बहुत सारा काम होता है, उसमें भी पैसे चाहिए। तो अब उसकी माँ के पास थोड़े से जो जेवर थे वो उसे बेचने पड़े। अब बेच के किसी तरीके से लड़के का क्रियाकर्म कर दिया। अब उनके पास ना खाने को है, ना पैसा है, ना जेवर है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, अब उन्होंने जो है अब ये लगा कि भाई बच्चे भूख भूख छोटे छोटे बच्चे वो भूख भूख कर रहे थे, और जो बहू थी वो तो उसकी तबीयत खराब, उसे बुखार था, उसको दवा चाहिए थी। तो अब तो पैसे चाहिए, तो माँ क्या करती बेचारी, जो खरबूजे तोड़ते हुए उसका बेटा मरा था, उन्हीं खरबूजों को डरिया में रखा और ले जाके बाजार पहुंच गई उनको बेचने के लिए कि भाई इनको बेच के कुछ पैसे लाएं तो बच्चों की भूख मिटे और बहू की दवा आए। यही सोचकर वो खरबूजे बेचने चली गई। लड़के की मृत्यु के पश्चात घर में परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। भूखे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। भगवाना की पत्नी बुखार से तप रही थी। बेटे के बिना बुढ़िया को कोई उधार देने को भी तैयार नहीं था। इसीलिए बुढ़िया बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने चल पड़ी, क्योंकि भाई पैसा नहीं था, उन्हें पैसे से दवाई भी लानी थी, खाना भी लाना था। तो अब पैसे कैसे आएंगे, खरबूजे रखे हैं, बेचो तभी पैसा मिलेगा और काम आगे चलेगा। प्रश्न संख्या 6 है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? अब एक्चुअली क्या था, वो जो बुढ़िया थी उसका दुख क्या था कि उसका जवान बेटा मर गया, 23 साल का बेटा था, मर गया बेचारा सांप के काटने से। मगर वो गरीब थी, उसे पैसे की जरूरत थी, इसे दूसरे दिन उसे जो है खरबूजे बेचने आना पड़ा। अब चूंकि वो सूतक में आई थी इसलिए आसपास के लोग उसे ना खरबूजे खरीद रहे थे और उसे बहुत तरह तरह की बातें कह रहे थे। अब उन्हें ये याद आया कि उनके पड़ोस में एक बहुत ही संभ्रांत यानी कि थोड़ा सा पैसे वाली महिला थी, उसका भी जवान बेटा खत्म हुआ था। अब वो उसका दुख और इस बुढ़िया का दुख सेम था, लेकिन वो जो स्त्री संभ्रांत महिला थी वो 1.5 महीने तक पलंग से उठी नहीं, उठती थी चक्कर खा के गिर जाती थी, डॉक्टर की लाइन लगी रहती थी, सब उसके तकलीफ, पूरा शहर उसकी तकलीफ को देखकर बहुत ही दुख व्यक्त कर रहा था, सब लोग उसकी करुणा में करुणित थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक सेम दुख था दोनों के पास, दोनों के जवान बेटे मरे थे। एक को दुख मनाने का अधिकार इसलिए था संभ्रांत महिला को क्योंकि उसके पास पैसा था, इसलिए वो 1.5 महीने पलंग पर पड़कर दुख मनाती रही। दूसरे को दुख मनाने का अधिकार इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसे दूसरे दिन खरबूजा बेचने आना पड़ा। तो इन दोनों का दुख सेम होते हुए भी उन लोगों को दुख मनाने का अधिकार नहीं था उनके वर्ग के कारण। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण 2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं सकी। सॉरी, मैंने 1.5 कहा था, 2.5 महीने तक वो पलंग पर लेटी रही। 2.5 मतलब 2.5 मंथ। 15-15 मिनट के बाद बेहोश हो जाती। उसके दुख से लोग द्रवित हो उठे थे, यानी कि सबको बड़ा तकलीफ, अरे इतना दुख है, इतनी तकलीफ है। जबकि बुढ़िया को पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने का भी समय नहीं मिला, उसे खरबूजे बेचने बाजार आना पड़ा और लोग उसके दुख को भी नहीं समझ रहे थे। बात तो ये समझिए भाई, उसे तो पैसे की जरूरत थी, उसे समय ही नहीं मिला अपने बेटे के दुख मनाने का। और चूंकि अब उसके दुख को लोग भी, बाकी लोग, वो धनी लड़की औरत का जो है
महिला का दुख समझ रहे थे, वो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन ये गरीब थी इसलिए सेम चीज इसकी नहीं समझ रहे थे लोग। ये भी एक बड़ी चीज थी। तो मतलब क्या हुआ, आप अमीर हैं, गरीब हैं, तो उसके हिसाब से दुख आप अलग अलग तरीके से मनाइए। अब हम आ गए खा। ठीक है, लिखित प्रश्न में हमने का देखा था कि 25 से 30 शब्दों के बीच आंसर देना था। अब खा में हमारे पास क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। कितने देने हैं, 50 टू 60 वर्ड्स के अंदर आपको इसके उत्तर देने हैं। अब 50 टू 60 वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, ये एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा इसलिए आपको पूरी तरीके से बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर में अगर आपको सिर्फ 3 नंबर दिया गया है और आपको ये नहीं बताया गया कि इसका आंसर कितने में लिखना है, तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर 3 नंबर दिया गया तो मतलब 50 से 60 शब्दों के बीच इसका आंसर दीजिए। और अगर आपको मार्किंग नहीं दी गई, ये शब्द दिया गया, तो ये समझ लो कि इसके लिए आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजा बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। भाई एक व्यक्ति तो कह रहा था कि भाई इसको तो रोटी से ही मतलब है, इन लोगों की जैसी नीयत वैसी बरकत, तरह तरह की बातें बोल रहे थे ना। अब इसको आपको पूरी तरीके से 50 टू 60 वर्ड में लॉन्ग में लिखना है। देखिए कैसे, बाजार के लोग खरबूजा बेचने वाली स्त्री के बारे में घृणा युक्त नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे, यानी कि बहुत ही जो है निगेटिव थिंकिंग के साथ उसको बोल रहे थे। अधिकांश लोग उसे इस बात के लिए उल्हाना दे रहे थे कि पुत्र को मरे अभी एक भी दिन नहीं हुआ। भाई 24 घंटे एक दिन नहीं हुआ, कल मरा और आज ये सुबह सुबह यहाँ पर आए। भाई सुबह सुबह उठी तो बच्चे रो रहे थे तो वो चली आई खरबूजा बेचने। एक दिन नहीं हुआ और यह बुढ़िया अगले ही दिन खरबूजा बेचने आ गई। कुछ लोग उसे बेहया या बेशरम और कुछ लोग उसे धन लोभी या लालची मान रहे थे कि भाई इस औरत के लिए तो पैसा ही सब कुछ है, बेटे का शौक नहीं मनाया, ये पैसा कमाने के लिए यहाँ आकर बैठ गई, ये बहुत बेशरम है कि बेटे के मरने का भी इसको दुख नहीं है। लेकिन लोग उसके पीछे की मजबूरी नहीं समझ रहे थे। कोई कह रहा था कि इसके घर में सूतक है और यह खरबूजे बेचकर लोगों का ईमान धर्म खराब कर रही है, और कुछ लोग इसे पारंपरिक रूप दे रहे थे कि भाई सूतक है, इस ऐसे में तो इसे अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, और ये तो घर से निकल आई और हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करने में लगी है। इसके बेचे खरबूजे अगर हम लोगों ने खा लिए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम अपवित्र हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर व्यक्ति जिसके मुंह में जो आ रहा था वो उस स्त्री के बारे में बोल रहा था। कोई उसके दुख को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। आखिर वो बेचारी स्त्री खरबूजा बेचने अपने बेटे की मृत्यु के एक दिन पूरा ना होने पर भी क्यों आकर बैठी हुई है। तो बहुत ही बुरी बुरी तरीके से उसको घृणात्मक तरीके से जो है उल्हाने देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। भाई वो औरत फुटपाथ पर बैठे रो रही थी। अब लेखक को ये जानना था कि आखिर ये क्यों रो रही है और लोग इसके बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं और कोई क्यों उसके खरबूजे नहीं ले रहा है। अब ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, सबसे पूछना शुरू किया। तो पता चला कि भाई उसका बेटा जो है वो मर गया, जिसकी वजह से उसके घर में कुछ खाने पीने को नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं बेचने के लिए, खाने पीने के, बच्चों के लिए, बहू के लिए, दवा के लिए उसको यहाँ पर खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें लेखक को पता चली। देखिए क्या है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का जवान लड़का थोड़ी सी जमीन में सब्जी उगाकर परिवार का पेट पालता था। अब वो सब्जी उगाता था, बेटे का नाम याद रखना, भगवाना नाम था, ठीक है। एक दिन जब वह सवेरे सवेरे खेत से खरबूजे तोड़ रहा था तब एक सांप ने उसे डस लिया। क्या किया, उसे एक सांप ने डस लिया। बूढ़ी ने झाड़ फूक कराई पर कोई लाभ ना हुआ। उसने बहुत झाड़ फूक कराई कि भाई चलो हम झाड़ फूक करा देते हैं, किसी तरह से जहर उतर जाए, लेकिन भाई सांप के काटने से कहीं झाड़ने फूकने से होता है, नहीं हुआ। बेटा चल बसा, पीछे छोड़ गया एक पत्नी और 2 बच्चे। बूढ़ी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर बेटे का क्रियाकर्म कराया। अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों और बुखार से तड़पती बहू के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए बुढ़िया रोते सुबकते खरबूजे बेचने बाजार जा पहुंची।
तो उन्हें ये पता चला कि भाई बेटा मर गया है। शोक मनाने का भी समय इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पीछे छूटे हुए जो लोग हैं उनको बचाना अब उस बुढ़िया की प्रायोरिटी हो गई। बच्चे जिन्हें खाना दें तो उनका भरण पोषण हो, बहू की दवा की जाए तो वो बच सके, तो अब उसके पास ये प्रायोरिटी उस बुढ़िया के ऊपर आ गई थी। इसलिए वो बेचारी रोती बिलखती ही सही अपने बेटे के दुख में वो बचे हुए उसके पीछे लोगों को बचाने के लिए वो बैठी थी खरबूजे बेचने के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। अब जवान लड़का बेचारा जब उसको सांप काट लिया तो कहते ना लोग ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, खास तौर से जो कहते ना जो पढ़े लिखे नहीं होते वो फालतू की चीजों में जल्दी फंस जाते हैं। पढ़े लिखे लोग तर्क के आधार पर काम नहीं करते हैं। तो मतलब जो नहीं पढ़े लिखे होते वो तर्क नहीं देखते, बस उन्होंने दूसरों को देखा सही हो गए हम भी ऐसा कर लेते हैं। तो ये हुआ कि भाई उसने ये देखा कि सांप ने काट लिया है, तो जैसे आसपास के लोग झाड़ फूक के लिए ओझा को बुलाते थे, उसने झाड़ फूक के लिए बुलाया ओझा को। अब वो भाई ओझा भी कुछ लेगा तभी तो करेगा, तो घर में जितना अनाज था सब कुछ उसको दे दिया कि भैया तुम किसी तरीके से मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो देखिए क्या है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने निम्नलिखित उपाय किए। पहला, बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूक कराया कि भाई सांप काटा है झड़वा देंगे तो जहर उतर जाएगा, ये सोचकर उसने बुलाया। नाग देवता की पूजा करवाई। अब चूंकि सांप ने ही डसा था तो भाई नाग देवता रुष्ट हैं इसलिए उनके दूत ने डसा है तो उनकी पूजा करो तो भाई उतर जाएगा जहर। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई जिसमें घर का बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ गया। अब ओझा ने ही झाड़ फूक करनी थी और ओझा ने ही नाग देवता की पूजा करनी थी। अब वो फ्री में तो करेगा नहीं, अब उसके लिए क्या देना पड़ेगा, उसके लिए भाई उसको दान दक्षिणा दो। तो दान दक्षिणा जो उसके पास पैसा जो कुछ भी था वो तो उसने दिया ही दिया, साथ में बुद्धा और ना माना तो उसको घर में जितना अनाज पड़ा था, आटा था, दाल चावल जो कुछ भी था वो सब कुछ उठाकर दे दिया ओझा को, सिर्फ इसलिए कि बचा ले बेटे को, क्योंकि बेटा जो है वो लड़ रहा था बेचारा जहर से। अब वो तो जो एक बार सोया तो कहाँ उठा दोबारा, फिर तो उठा नहीं वो। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। अब उसके दुख का अंदाजा लगाने के लिए उसने क्या किया कि कुछ दिन पहले उसके पड़ोस में, लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत यानी कि जो एक अच्छे घर की महिला जिसके यहाँ पैसा वैसा सब कुछ था, सभ्य घर की महिला, उसका भी बेटा, जवान बेटा मर गया था। अब वहां पर उसने ये देखा कि उस स्त्री जो वो सभ्य महिला संभ्रांत महिला थी, वो उसका जब बेटा मरा तो वो करीबन 2.5 महीने तक वो पलंग से ना उठ सकी। वो उठती थी रह रह के बेहोश हो जाती थी। उसके दर्द में पूरा शहर डूबा हुआ था। सब बोल रहे थे बेचारी को कितना दुख है, तकलीफ है। तो यहाँ पर दुख का अंदाजा लगाने के लिए उसने उस गरीब बुढ़िया को उस अमीर स्त्री यानी कि संभ्रांत महिला के साथ कंपेयर किया था। यही चीज की थी उन्होंने। तो देखिए क्या है, लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले वर्ष अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी संभ्रांत महिला की बात सोचने लगा कि वो भी अपने बेटे की मृत्यु से दुखी थी, कि कैसे पुत्र वियोग में वह संभ्रांत यानी कि सभ्य महिला 2.5 माह तक पलंग से उठ ना सकी। 2.5 महीने यानी कि 2.5 मंथ वो बेड पर ही रही। उसे 15-15 मिनट बाद मूर्छा यानी बेहोशी आ जाती थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरा शहर पुत्र वियोगिनी उस संभ्रांत महिला के दुख में दुखी था। तो उसे इस बात से अंदाजा हुआ कि उस स्त्री को इतना दुख था तो इसका भी तो जवान बेटा खत्म हुआ है, इस बुढ़िया का जो खरबूजे बेच रही है। तो उन दोनों को कंपेयर, उस सम्रांत महिला को याद करके इस बूढ़ी स्त्री के दुख का अंदाजा लेखक लगा पाए थे। प्रश्न संख्या 5 है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इस पूरे पाठ में उन्होंने 2 चीजों के बारे में आपको खास तौर से बताया। एक गरीब स्त्री, ठीक है, उसका गरीब स्त्री जिसके घर में कुछ खाने को नहीं है, कुछ नहीं, उसके पास पैसा नहीं है और उसका जवान बेटा खत्म हुआ, ठीक है।
उसको उसकी गरीबी ने अपने बेटे का दुख मनाने का समय तक नहीं दिया। ठीक है, कि भाई कि वो दुख मना सके, क्योंकि अगर उसके पास पैसा होता तो वो भी आराम से बैठकर घर में शोक मना रही होती, लेकिन उसे तो अपने बहू और बच्चों पोतों का ध्यान रखना था ना, तो इसलिए उसे उसका दुख मनाने का समय ही नहीं मिला उसकी गरीबी के कारण। दूसरी तरफ थी वो संभ्रांत महिला, जिसके पास अच्छा पैसा था, तो वो 2.5 महीने तक पलंग पर पड़े होकर अपने बेटे का दुख मनाती रही। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो स्टेटस होता है, यानी कि उसकी अमीरी और गरीबी के कारण गरीबों को और अमीरों को बराबर रूप से दुख मनाने का अधिकार नहीं होता। जो अमीर जिस तरीके से दुख मना सकते हैं, गरीब नहीं मना पाते, क्योंकि उनकी गरीबी उन्हें ये चीज नहीं करने देती है। और साथ ही साथ समाज के लोग भी अमीरी गरीबी के कारण इनके दुखों को समान नहीं समझते। अमीर औरत जब 15-15 मिनट में बेहोश हो रही थी, 2.5 महीने तक पलंग में थी, पूरा शहर उसके साथ था, उसके दुख को समझ रहा था। लेकिन सेम तकलीफ तो उस औरत को बुढ़िया खरबूजे बेचने वाले को हुई थी। आज जब वो खरबूजे बेचने आई तो कोई उसके पैसे से मदद भी नहीं कर रहा और उसको तरह तरह की बातें बता रहा। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, इसलिए दुख मनाने का अधिकार सभी को समान रूप से नहीं होता। ये बात इस पाठ में उन्होंने बताने की कोशिश करी है, इसलिए इस पाठ का नाम दुख का अधिकार पूरी तरीके से सार्थक है। लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच की सोच का वर्णन किया, पोशाक के माध्यम से सुनो किया कि मेरी पोशाक मुझे गरीब स्त्री के पास बैठकर उसके दुख जानने का अधिकार नहीं दे रही। उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए। इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि दुख का अधिकार समाज में बटे अनेक वर्गों यानी श्रेणियों के अनुसार होता है। अमीर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि समाज में उसका सम्मान है और उसके धन से कई लोग पलते हैं। बात सही है भाई, जिसके पास पैसा है समाज सभी उसका सम्मान कर रहा है और उसके पैसे से बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं। जबकि निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को अपनी रोजी रोटी की इतनी चिंता एवं विवशता होती है कि वे अपने परिवार में होने वाली आकस्मिक मृत्यु का शोक भी नहीं मना पाते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी उन्हें नहीं करने देती, उनकी भूख, उनकी पेट की आग उन्हें वो दुख मनाने का समय देती ही नहीं है। समाज में उन्हें है यानी कि बुरी दृष्टि से देखता है, क्योंकि वे अपने दुखों से पहले अपनी भूख, गरीबी और अपनी विवशता को देखते हैं। बात सही है, हम दुख मनाएं कि हम पहले भूख देखें, अपनी तकलीफें देखें, ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन उसके पीछे अभी बहुत सारे लोग जिंदा हैं जिनका जिंदा रहना जरूरी है। यही गरीबी उन्हें दुख के अधिकार से वंचित रखती है, यानी कि उन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है। पाठ के इस कथ्य को देखते हुए दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। तो इसलिए जो ये बात कही गई है ना, दुख का अधिकार, ये बात इस पूरे पाठ पर पूरी तरीके से सही सिद्ध होती है। चलिए अब हम आ गए गा पे। अब गा में क्या है हमारे पास, देखिए, निम्नलिखित के आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब हमारे सामने कुछ वक्तव्य आएंगे, यानी कि इस पाठ में इस्तेमाल किए गए कुछ कही गई बातें, कुछ सेंटेंस, जिन्हें हमें उनके पीछे लेखक कहना क्या चाहते हैं हमें ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। अब इन्होंने बड़े अच्छे माध्यम से बताया कि जब आसमान में एक पतंग कटती है तो वो एकदम से नीचे नहीं आती, वो क्या है, हवा के साथ ऐसे 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 करते हुए उसे आगे लेकर जाती है। ये चीज है, ये आप लोगों ने देखा है। अब इसका रीजन क्या होता है, चूंकि वो पतंग बहुत हल्की होती है, ठीक है, इसलिए वो फट से जमीन पर नहीं गिरती। जो चीज जितनी सॉलिड होगी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उतनी जल्दी जमीन पर गिरती है, हमने ये देखा। लेकिन चूंकि पतंग बहुत हल्की होती है और हवा उसे आसानी से बाहर ले जाने में सक्षम होती है, इसलिए वो दूर तक उड़ते उड़ते धीरे धीरे नीचे आती है। अब इसी के साथ लेखक ने अपनी पोशाक को कंपेयर किया। पोशाक के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे हवा
पतंग को उड़ाती है, वैसे ही ये पोशाक हमें तुरंत ही अपने वर्ग से नीचे दूसरे वर्ग से बात करने के लिए रोक देती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी ये पोशाक हमें बताती है कि हम उच्च वर्ग के हैं और वो जो हैं गरीब वर्ग के हैं, हम अमीर हैं वो गरीब हैं। ये पोशाक हमें तुरंत नहीं उनके दुख को जानने की इजाजत देती। अब लेखक ने भी यही किया, चाहता तो तुरंत बुढ़िया के पास बैठ जाता और उसके दुख को जान लेता, लेकिन उसकी पोशाक ने उसे करने नहीं दिया। फिर उसके दुख को जानने के लिए उसने क्या किया, वो आस पड़ोस के लोगों से पूछता गया, है ना। अब जैसे जैसे पतंग धीरे धीरे नीचे आ रही थी, वैसे लेखक धीरे धीरे वो उस बुढ़िया के बारे में जान रहा था। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है। भाई पोशाक के माध्यम से दोगलापन उजागर हो रहा है। लेखक के अनुसार पोशाकें समाज को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती है। मैंने जैसे आपको चैप्टर में बताया था कि आपका कपड़ा आपकी श्रेणी डिसाइड कर देता है कि आप उच्च वर्ग के हैं, आप मध्यम वर्ग के हैं या आप निम्न वर्ग के हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बताया ना, एक होता है आपका लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। तो ये आपकी पोशाकें आपको डिसाइड कर देती है। अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से संभ्रांत लोगों की पहचान होती है, जो अच्छे साफ सुथरे पहनते हैं कि हाँ भैया ये उच्च वर्ग के हैं। और फटे पुराने गंदे कपड़े निर्धनता के सूचक होते हैं। यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी निर्धन लोगों के पास नहीं जा सकता। अब मान लीजिए मैंने अगर साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो अगर एक निम्न क्लास का व्यक्ति जिसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हैं और वो जहां बैठा है, मेरी ये पोशाक मुझे उस व्यक्ति के बगल में बैठने ही नहीं देगी, मैं बैठूंगी ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी सोच ये है कि भाई मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो तो बहुत गंदे कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने, पता नहीं कैसा होगा, गंदा होगा, तो वो मेरी सोच मुझे वहां तक बैठने देगी ही नहीं, क्योंकि कपड़ों की गरिमा उसे ऐसा करने से रोकती है। लेखक ने अपनी इस मना स्थिति को उस कटी पतंग के समान बताया है जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हवा की इच्छा अनुसार जमीन पर गिरती है। यानी कि हम चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति का दुख जाने, लेकिन मेरी जो पोशाक है मुझे उस व्यक्ति के सामने बैठकर उसकी प्रॉब्लम को पूछने का अधिकार नहीं देती। जैसे हवा, पतंग चाहती है कि वो तुरंत गिरे, लेकिन हवा क्या है, उसे आगे लेते हुए चली जाती है। जैसे पोशाक व्यक्ति को नहीं बैठने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला वक्तव्य है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब जब वो बुढ़िया आप खरबूजे बेचने के लिए उस फुटपाथ पर बैठे हुए रो रही थी, उसका खरबूजा कोई नहीं खरीद रहा था, तो आसपास खड़े लोगों में से एक व्यक्ति ने ये बात कही थी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा यहाँ पर अभी उसको मरे 1 दिन नहीं हुआ था और ये यहाँ पर खरबूजे बेचने आ गई थी। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की मानसिकता का पता चल रहा है कि वो व्यक्ति उस गरीब की तकलीफ को ना समझ रहा है और ना ही दूर करने की कोशिश कर रहा है, बस उस पर तंज कस रहा है। उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ रहा कि उस व्यक्ति, उस बुढ़िया को अपने जवान बेटे के मर जाने का दुख बहुत है, लेकिन उसके पीछे छूटे हुए उसके बच्चे और उसकी पत्नी को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी उस बूढ़ी स्त्री के पीछे है। इसीलिए वो वहां पर बैठी हुई खरबूजे बेच रही है, जबकि वो व्यक्ति यहाँ पर उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, उसकी विवशता का मजाक उड़ा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की संकुचित सोच के अतिरिक्त उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर संकेत कर रही है जो व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से तौलती है। हमने बताया ना, उसकी आर्थिक स्थिति से तौल रही है कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम बैठकर दुख मनाओ, लेकिन जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसे तो चाहे सूतक हो चाहे बच्चा मरा हो, उसे तो बाजार में आकर सामान बेचना पड़ेगा ताकि वो शाम की रोटी का इंतजाम कर सके। नहीं तो जिसे मरना था वो तो मर के चला गया, उसके पीछे बाकी भूखे भी मर जाएंगे। बुढ़िया का बेटा मर चुका है, घर में बीमार बहू और भूख से बिलबिलाते बच्चे हैं। घर की रोटी सब्जी फल बेचकर ही चलती है। भूखे बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था हेतु बुढ़िया बाजार जाकर खरबूजे बेचने बैठ जाती है। लोगों को आश्चर्य होता है कि कल इसका बेटा मरा,
अभी सूतक चल रहा है, फिर भी इस बुढ़िया को पैसे की इतना लालच है कि धर्म कर्म भी भूल बैठी है। अब वो लोग ये नहीं देख रहे कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बहू दवा के लिए तड़प रही है, उन्हें ये लग रहा है कि ये बुढ़िया पैसा कमाने आई है। भाई पैसा कमा किस लिए रही है? ताकि बच्चों को खाना दे सके। सूतक उतरने तक इस तरह का काम पाप है, लेकिन इस बुढ़िया के लिए ना बेटा बड़ा है, ना बेटी, ना पति, ना बहू, ना पोते। धर्म ईमान तो कहीं है ही नहीं, जो कुछ है सब पैसे या रोटी का टुकड़ा। समाज की यह संकुचित सोच इतनी घृणित है कि इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखिए, सबको ये चीज पता है उस बुढ़िया की परिस्थिति। अगर आप ये चाहते हो कि वो सूतक में आकर काम ना करे, अपने घर में बैठकर अपने बेटे का शोक मनाए, तो उसकी फाइनेंशियली हेल्प करो। आप सभी पैसे इकट्ठा करो, उसके घर में उसकी बहू के लिए दवाई लाओ, उसको बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करो, तो वो बुढ़िया नहीं आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी ना, सिंपल सी चीज है। लेकिन उस पर तंज कसे जा रहे हैं। तो ये समाज में लोगों की जो संकुचित सोच है उसको बयां करता है ये वक्तव्य। अगला वक्तव्य है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक ने जब संभ्रांत महिला और इस बूढ़ी स्त्री के दुख को कंपेयर किया, तब उन्होंने इस वक्तव्य को कहा कि भाई एक अमीर व्यक्ति होता है तो उसके पास धन दौलत, बैठकर खाने के लिए सहूलियत, सब कुछ होता है, उसके लिए डॉक्टर हैं, नर्स है, हर एक चीज का इंतजाम होता है, तो इसलिए वो इत्मीनान से दुख मना सकता है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास सहूलियत नहीं है, इवन खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, उसे ये दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए बाजार में उतरना पड़ता है। देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने दुख करने जैसे स्वाभाविक भाव को भी वर्गीकृत रूप में दर्शाने का प्रयास किया, वर्ग के अनुसार, एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग के हिसाब से। लेखक के अनुसार यदि अमीर दुख मनाता है तो पूरा समाज उसके दुख में सम्मिलित होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो अमीर है, पैसे वाला है। और यदि गरीब अपने दुख को प्रकट करना चाहे तो वह उसी समाज की घृणा का पात्र बन जाता है। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है, निर्धनों को नहीं, क्योंकि वे अभावग्रस्त हैं और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता है। सिंपल सी बात है कि भाई आप निर्धन हो तो आपसे मुझे तो कुछ फायदा है नहीं, कुछ फायदा है कुछ नहीं है, तो मैं आपके दुख में किस लिए दुखी हूं, क्यों मैं आपकी हेल्प करूं। दुख संसाधनों एवं सहूलियतों की मांग करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक जगह बैठकर दुख मनाना चाह रहे हो तो साधन होंगे, यानी कि आपको खाने के लिए मिलता रहेगा, आपकी सब देखभाल करते रहेंगे, तो आप बैठ के दुख मनाते रहो। लेकिन जब आपके पास सहूलियतें ही नहीं है तो आप दुख कैसे मनाओगे? जब आपको एक वक्त की रोटी ही नहीं मिल पाएगी तो आप बैठ के क्या खाक दुख मना पाओगे? आप एक वक्त नहीं खाना खाओगे, 2 वक्त नहीं मांगोगे, तीसरे वक्त आप भूख से तड़पने लगोगे, दुख को मारोगे गोली और चल दोगे बाजार में कि भैया कुछ कमाया जाए, कुछ खाया जाए। उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। प्रस्तुत पाठ का मूल व्यंग यही है कि भाई आपके वर्ग के अनुसार, आपके पैसे के अनुसार ही आपको दुख मनाने का अधिकार होता है। अब हम आ जाते हैं भाषा अध्ययन पे। तो अभी तक आपने पाठ पे आधारित प्रश्न देखे, कुछ वक्तव्यों को हमने व्याख्यायित किया। अब हम थोड़ा सा इसी पाठ के व्याकरण पर चल देते हैं। क्या क्या चीजें हैं, चलिए देखते हैं। पहला है निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। अब हमारे सामने कुछ शब्द आए हैं, अब उनके पर्यायवाची यानी कि दूसरे और भी शब्द आपको लिखने हैं। देखिए क्या है, पहला आ रहा है ईमान, दूसरा अंदाजा, गम, जमीन, जमाना। ठीक है, तो अब इनके पर्याय देखिए क्या है। पहला है ईमान, तो ईमान मतलब सच्चाई। ठीक है, अंदाजा अनुमान, किसी चीज का लगाना अनुमान कि भाई ये ऐसा हो सकता है। गम दुख या कष्ट, गम का मतलब क्या होता है? दुख या कष्ट, किसी का दुख या तकलीफ। जमीन भूमि धरती, जमाना समय या युग। तो समझिए इसका कि ये जो शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं इनके अर्थ सेम होंगे लेकिन शब्द बदल। पर्यायवाची शब्द तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ये वही पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट है बदन। बदन का मतलब होता है शरीर या देह। बेचैनी, व्याकुलता, तड़प। दर्जा, श्रेणी। दर्जा का मतलब क्या होता है? श्रेणी। बरकत, वृद्धि, विकास, उन्नति। तो ये कुछ शब्द थे जिन्हें वाक्य में इस्तेमाल किया गया था और उनके कुछ पर्यायवाची। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए। ठीक है, अब उदाहरण देखा गया है बेटा, बेटी। ऐसे बहुत सारे शब्द युग्म जो हैं वो पाठ में इस्तेमाल किए गए हैं, आपको उनमें से छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर दिया गया बेटा और बेटी। ठीक है, अब इसमें खसम पोता, खसम पोता एक इस्तेमाल किया गया ना। खसम मतलब क्या होता है? एक खसम का जो हम अगर बोलेंगे तो उसका मतलब होता है लुगाई। पोता का मतलब होता है पोती। पोता मतलब क्या होता है? बेटे का बेटा। अब बेटे की बेटी को क्या बोलेंगे? पोती। उसी तरह खसम मतलब क्या होता है? पति। लुगाई मतलब क्या होता है? पत्नी। नेक्स्ट आते हैं, पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। अब कुछ वाक्यांश दिए गए, वाक्यों के अंश, अब उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो ध्यान से चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। बंद दरवाजे खोल देना, इसका अर्थ है, एक वाक्यांश है बंद दरवाजे खोल देना। अब इसका है किसी के तिरस्कार या उपेक्षा को समाप्त कर देना और उससे बातचीत के लिए तैयार होना। ठीक है, एक बंद दरवाजा खोल देना, लिटरली बंद दरवाजा खोलना है, लेकिन ये क्या है? एक वाक्यांश के तौर पे, और उसका अर्थ निकलता है कि किसी का तिरस्कार या उपेक्षा समाप्त करना। हम जैसे किसी को बहुत बुरा भला, जैसे वो फुटपाथ पे बैठी स्त्री थी, उसको बहुत ज्यादा बुरा भरा कहा जा रहा था, उसका जो है अपमान किया जा रहा था, तिरस्कार किया जा रहा था। अब हम उसका अपमान रोक दें और लेखक बैठ जाते उससे बातचीत करने के लिए, तो ये होता बंद दरवाजा खोल देना। ठीक है, हमारी अच्छी एवं साफ सुथरी पोशाक हमारी स्थिति को सम्मानपूर्ण बनाकर तथाकथित उच्च वर्ग में ला खड़ा करती है। बात सही है, हमारी पोशाक ही हमें क्या है? निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में लाकर खड़ी करती है। यह उच्च वर्ग हमें अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से बंद दरवाजे खोल देती है हमारी पोशाक। नेक्स्ट आते हैं, निर्वाह करने का अर्थ है निर्वाह करना। निर्वाह करना मतलब निभाना, जीविका चलाना या जीविका चलाने हेतु अर्जन करना। अब जैसे क्या है? निर्वाह करना मतलब निभाना, कि भाई जो उसका लड़का था भगवाना, वो क्या करता था? जीवन निर्वाह करता था, यानी कि वो सब्जी कछियारी करके, सब्जी वगैरह बेच बाच के वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, यानी कि अपनी जीविका चला रहा था और अपना जीवन गुजार रहा था। बुढ़िया और उसका बेटा भगवाना कछियारी करके फल सब्जी बेचते और इस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे। नेक्स्ट आते हैं, भूख से बिलबिलाना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भूख से अत्यधिक परेशान होना या भूख से तड़पना। वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें क्या पता कि मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, उन्हें कुछ पता नहीं। वो बेचारे बच्चे जब सुबह उठे तो उन्हें तो कुछ खाने को चाहिए, उनको क्या पता कौन मर गया क्या नहीं, तो वो भूख से पूरी तरीके से तड़प रहे थे, उन्हें कुछ खाने को चाहिए था। अब ये वाक्यांश कैसे हुआ? भगवाना को जब सांप ने डस लिया तो सारा दिन उसके स्वस्थ होने की आशा में झाड़ फूक और पूजा पाठ होता रहा। ये सारा चीज होते रही तो बच्चों को खाने के लिए तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस काम में घर रुपया पैसा आटा तक दे देना पड़ा। रात को जैसे तैसे बीती, पर सवेरे उठने पर छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। अब एक दिन, जिस दिन सुबह उस भगवाना को सांप ने काटा, उसके बाद पूरा दिन प्रोसीजर चला कि भाई बचा लिया जाए। नहीं बचा पाए तो फिर उसका क्रियाक्रम का शाम तक प्रोग्राम हुआ, उसका दाह संस्कार वगैरह जो होना था वो हो गया, मर गया। दूसरे दिन भाई पूरा दिन बच्चों पर ध्यान नहीं, खाए पिए नहीं। दूसरे दिन जब सुबह बच्चे सो के उठे तो बेचारे भूख से तड़प रहे थे, बिलबिला रहे थे। कोई चारा ना होना, अर्थात कोई दूसरा उपाय नहीं होना। अब हमारे पास बहुत सारे, अब कोई काम में हम कभी फंस जाते हैं कि भाई हमें यही करना पड़ा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं था, है ना। तो वो क्या था? कोई अन्य उपाय ना होना। भगवाना के मरने के बाद उसके घर में ना आटा बचा, ना आटा खरीदने के लिए पैसे।
भूखे बच्चों और बहू की भूख शांत करने के लिए बुढ़िया के पास खरबूजे बेचने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि भाई उन बच्चों की भूख शांत करनी थी, बहू के लिए दवा लानी थी, अब वो बुढ़िया को ही पैसे का इंतजाम करना था। तो क्या किया, जिन खरबूजों को काटते हुए तोड़ते हुए उसका बेटा मर गया था, उन्हीं खरबूजों को उसने डलिया में इकट्ठा किया और मार्केट में बेचने के लिए निकल गई। उसके पास कोई भी उपाय नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, शोक से द्रवित हो जाना, इसका अर्थ क्या है? शोक से द्रवित हो जाना, इसका अर्थ क्या है? दुख के कारण करुणा में भर जाना, इतना ज्यादा दुख होना कि बहुत ही ज्यादा दुखित हो जाना। शहर की संभ्रांत महिला का 2.5 महीने तक शोकाकुल होकर बार बार बेहोश होना, उसका रुंदन देखकर अमीर गरीब सभी दुखी थे। तो मतलब पूरा शहर उसके दुख को देखकर द्रवित हो गया था। अब आते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब कुछ शब्द युग्म निकाले गए हैं पाठ से, इनसे हमें अपने हिसाब से वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अपने शब्दों में वाक्य बनाने हैं। क्या दिया गया? पहला, छन्नी कंगना। छन्नी कंगना यानी कि वो जो बुढ़ी थी उसके जेवर की बात करी जा रही है। चलिए देखिए इसमें वाक्य क्या है। अपने बेटे के इलाज के लिए बुढ़िया को अपना छन्नी कंगना ही भी बेचना पड़ा। छन्नी कंगना यानी कि उसे अपने जेवर बेचने पड़े। नेक्स्ट है 2.5 मास। 2.5 मास का मतलब क्या होना है? 2.5 मास यानी कि 2.5 मंथ, ये इसका अर्थ होता है। तो क्या था? इकलौते बेटे की असामयिक मृत्यु होने पर उसकी माता 2.5 मास तक बिस्तर पर पड़ी रही। वो जो संभ्रांत महिला थी जिसके बेटे की मृत्यु हुई थी और 2.5 महीने तक वो पलंग पर पड़कर शोक मनाती रही थी। फिर आते हैं पास पड़ोस। पास पड़ोस का क्या मतलब हुआ? यानी कि आसपास। दुख की विकट घड़ी में सबसे पहले पास पड़ोस ही काम आता है। जब हमको दुख तकलीफ होता है तो हमारे रिश्तेदार नहीं आते, सबसे पहले अलग अगल बगल वाले ही काम आते हैं, है ना। दुवन्नी चवन्नी। दुवन्नी चवन्नी ये पैसे की है, 2 आना और चवन्नी 4 आना। ठीक है, तो देखिए क्या है, विपत्ति के समय किसी ने गरीब बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी नहीं दी। अब उसके घर में बेचारी के कुछ खाने को नहीं, उसके पास पैसा नहीं, बच्चा मर गया दुख अलग, तो अब क्या है, उसको कोई उधार दे देता तो वो भी बैठ के बेचारी दुख मना लेती, लेकिन लोग उसको क्या है, एक पैसा देने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वापस कैसे होगा, कौन करेगा वापस, इसलिए उसे कोई पैसा देने को भी तैयार नहीं था। मुंह अंधेरे। मुंह अंधेरा मतलब अर्ली मॉर्निंग, एकदम 4-5 बजे की जब एकदम अंधेरा रहता है, ठीक है, वो वाला टाइम। किसान फसल काटने के लिए मुंह अंधेरे ही खेत में चला गया। झाड़ना फूकना। अब वो जो ओझा को बुलाया था उसने क्या किया था, उसने झाड़ फूक करी थी, ठीक है, झाड़ रहा था और फूक रहा था कि भाई सांप का जहर उतर जाए, भगवाना का। छोटे बच्चे की तबीयत खराब होने पर पढ़े लिखे लोग भी झाड़ फूक करवाते हैं। भाई झाड़ फूक से कहीं तबीयत ठीक होती है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ था, वहां पर बच्चे का इलाज के लिए झाड़ फूक करवाया जा रहा था। फफक फफक कर रोना, यानी कि बहुत बुरी तरीके से रोना, मतलब रो तो रहे लेकिन बहुत ज्यादा बस आंसू निकले जा रहे हैं, मुंह से आवाज निकली जा रही है। परीक्षा में फेल हो जाने पर सीता फफक फफक कर रोने लगी, मतलब बहुत उसे उम्मीद नहीं थी कि भाई वो फेल हो जाएगी, और जब वो फेल हो गई तो वो बहुत दुखित थी और खूब तेजी से रो रही थी। बिलख बिलख कर। बिलख बिलख कर मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा बेचैनी के साथ, रोते भी जा रहे हैं, बेचैनी भी है, चिल्लाते भी जा रहे हैं बच्चे बेचारे। हाँ, गहने चोरी हो जाने पर वह स्त्री बिलख बिलख कर रो रही थी। तो बिलख बिलख का मतलब बहुत बेचैनी के साथ रोना। एक फफक फफक के होता है कि आवाज करके ऐसे करके निकलना होता है, और एक बिलख बिलख का मतलब रोते भी जा रहे हैं, चिल्लाते भी जा रहे हैं, दोनों चीजें हो रही है कि नहीं हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए। तड़प तड़प कर। तड़प तड़प यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ, जैसे हमको कहीं चोट लग जाए, तो चोट लग जाए दर्द होता है, ठीक है, अब डॉक्टर पास जाओ तो डॉक्टर उसी में और चीर फाड़ करे और साफ करे तो और ज्यादा दर्द होता है,
तो एकदम तड़प के तिलमिला के हम लोग रह जाते हैं, उसको तड़प तड़प कर कहते हैं। दुर्घटना में घायल व्यक्ति सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया, मतलब इतना ज्यादा तकलीफ कि मतलब फिर वो मर ही गया। लिपट लिपट कर मतलब ऐसे गले लगाकर सब कुछ मतलब करके, इसको बोलते हैं लिपट, बार बार गले लगा लेना। वर्षों बाद अपने बेटे से मिलने पर उसकी मां ने लिपट लिपट कर चूमा, यानी कि उसको बार बार गले लगा लगा के वो चूम रही थी, इतने वर्षों से वो अपने बेटे से नहीं मिली थी तब। तो इस तरीके से खत्म हुआ हमारे ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हम आपको करा रहे थे। तो क्लास 9th का ये फर्स्ट चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन भी करा दिया और आपका जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा दिए। तो क्लास 9th वाले स्टूडेंट जो कोर्स बी के हैं वो ध्यान रखें कि अब इनका जो नेक्स्ट चैप्टर है स्पर्श बुक का, यानी कि चैप्टर नंबर 2, वो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल जी की जो यात्रा रही बेस कैंप से लेकर एवरेस्ट तक की, उनमें उनको क्या क्या चीज़ें उनका एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद ने शेयर करी हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर। इंतज़ार करिएगा कल के, मैं लेकर आऊँगी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।